हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसी क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन के बारे में कैसे जो है मीथेन का ऑक्सीडेशन करके हम जो है मीथेनॉल बनाते हैं, मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके हम जो है हमारा मीथेन नल बनाते हैं। उसी में अगर हम कंट्रोल ऑक्सीडेशन करें तो हम मीथेन से जो है डायरेक्ट मीथेन नल भी बना सकते हैं, और मीथेन से डायरेक्ट मीथेनॉल तो हम बना ही सकते हैं, लेकिन मीथेन से डायरेक्ट मीथेनॉल भी हम बना सकते हैं। सिर्फ यूज करके जो है हमारे जो रिएक्ट वो सही टेम्परेचर प्रेशर के साथ यूज करके हम जो है ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। आगे बढ़ते हैं। आज है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन क्या होता है? एल्केन आइसोमराइज टू ब्रांच्ड चेन एल्केन, यानी कि एल्केन का जो है वो आइसोमेराइज होते हैं कहाँ पर? ब्रांच्ड चेन एल्केन में वो आइसोमेराइज, यानी कि एल्केन जो है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एन ब्यूटेन जो है आइसोप्रोपेन में क्या हो गए? आइसोमेराइज हो गए। व्हेन हीटेड विद, यानी कि यहाँ पर कंडीशन क्या चाहिए? चलिए, तो कंडीशन क्या चाहिए? व्हेन हीटेड विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि AlCl3 जो हमारा होता है उसके साथ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हीट करके, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हीट करके, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि हमारा HCl, टेम्परेचर कितना? 573, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमारा इतना जो हमारा प्रेशर है 30 to 35। तो इससे हमारा जो है ब्यूटेन देख सकते हैं, तो बोला जाता है आइसोमेराइजेशन। तो आइसोमेराइजेशन में आपको ध्यान रखना है कि जो कंडीशंस हमें लेनी है वो क्या है कि हमें लेना है, इसको हीट करना है एनहाइड्रोस एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ, साथ में HCl, और जो हमारा टेम्परेचर प्रेशर है वो हमें लेना है 573 केल्विन, और प्रेशर लेना है हमें अबाउट 30 to 35 एटमॉस्फेयर हमें प्रेशर लेना है। ठीक है, इसकी मदद से इससे हम बना सकते हैं जो हमारा एन ब्यूटेन को हम आइसोप्रोपेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी जो भी हमारे आइसोमर्स हैं, एल्केन्स हैं, और एल्केन्स को भी ब्रांच्ड चेन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रांच्ड चेन का मतलब समझते हैं ना, जहां पर ब्रांचिंग हो जाती है। क्या हो रहा है? ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। चलिए, तो अब आप ये जो आइसोमेराइजेशन है वो नोट कीजिए। तो और एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारे आइसोमेराइजेशन के। जैसे हमारे पास है ठीक है हेक्सेन, यानी हेक्सेन हमारे पास। तो ये जो है क्या बन सकता है हमारा? क्या लगा करके AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 और HCl क्या बन सकता है हमारा? देखो, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन में हमारा ये बन सकता है। यहाँ पर भी आइसोमेराइजेशन ही हुआ है। चलिए, तो सेम जो हमने यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 साथ में हमारे HCl, टेम्परेचर लेंगे, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, जो हमारे यहाँ पर कंडीशन दी गई है वही हम यहाँ पर लेंगे, और हमारा एन हेक्सेन से जो है एन हेक्सेन से जो है हमारा क्या बन गया यहाँ पर? देखो, 3 मिथाइल पेंटेन, यहाँ पर हमारा 2 मिथाइल पेंटेन बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने ब्यूटेन से बनाया आइसोप्रोपेन। ठीक है, चलिए,
चलिए आगे एरोमेटाइजेशन को देखते हैं। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है, द एल्केन कंटेनिंग 6 और मोर कार्बन एटम्स, जहां पर 6 और 6 से ज्यादा कार्बन एटम है, व्हेन हीटेड अबाउट 773 केल्विन, यानी कि 773 केल्विन, और प्रेशर हाई होना चाहिए, कितना 10 to 20 atm है, और हमारा जो हमारा कैटलिस्ट है वो है एल्यूमिनिया जेल। जो हमारे एल्केन्स होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, तो एरोमेटाइजेशन प्रोसेस क्या है, जहां पर हमारे 6 या 6 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड या कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स जो है, हमारे एल्केन्स की बात करें हम, वो उसको हीट करते हैं हम 773 केल्विन और अंडर जो हाई टेम्परेचर 10 to 20 atm जो प्रेशर है हमारा वो लेकर के। ठीक है, और कैटलिस्ट हमारा एल्यूमिनिया जेल, उसकी प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो हमारे ये क्या कहते हैं, ये एल्केन्स है, 6 और 6 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग एल्केन्स हैं, वो किस में चेंज हो जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, बेंजीन या बेंजाइल जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पर था हेक्सेन, किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, बेंजीन में। ठीक है, रिएक्शन को भी आप नोट कर लीजिए, इसके एग्जांपल फिर हम देखेंगे। दूसरा एग्जांपल हो सकता है हमारा C7H16। C7H16 अगर हमारे पास है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से होगा वो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3 तरीके से है। तो यहाँ पर अगर हम सारी कंडीशंस डालते हैं, 773 केल्विन, 10 to 20 atm प्रेशर, साथ में हम डालते हैं एल्यूमिनिया जेल। देखो यहाँ पर C17 है, देखो C7 है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो किस तरीके से ये हमारा बनेगा देखो। ठीक है, तो ये भी हमारा इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, ये आपको समझ में आया ना, नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज मत होना कि ये इस तरीके से क्यों बनाया है, ये है क्या, ये है CH3 CH2 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 CH3, तो इसको हम इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर एक एक कार्बन कंपाउंड जो है वो एक्स्ट्रा, तो 6 कार्बन से तो हमारी बेंजीन रिंग बन जाएगी, और एक कार्बन यहाँ पर इस तरीके से हमारा मिथाइल आ जाएगा। आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो आइसोमेराइजेशन और एरोमेटाइजेशन भी हमारा हो गया। आइसोमेराइजेशन में जो है हम एल्केन आइसोमर्स को आइसोमेराइज करा के ब्रांच चेन में हम उनको लाते हैं। ठीक है, अगला एरोमेटाइजेशन में हमारा 6 और 6 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनको हम एरोमेटिक कार्बन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ स्टीम। अब स्टीम की क्या रिएक्शन होती है, देखिए, ऑन पासिंग अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड मीथेन ओवर हीटेड निकल, यानी कि स्टीम का मिक्सचर और मीथेन को निकल के ऊपर से क्या कराते हैं, पास कराते हैं, हीटेड निकल के ऊपर से पास कराते हैं ओवर एल्यूमिनियम Al2O3 है। कैटलिस्ट एट 1273 केल्विन, यानी कि 1207 केल्विन में अगर टेम्परेचर है वहां पर, तो मीथेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और हाइड्रोजन गैस वहां पर बाहर निकलती है। यानी कि CH4 को जब हम स्टीम के साथ क्या कराते हैं, निकल के हीटेड ऊपर से जो है पास कराते हैं, तो हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस वहां पर इवॉल्व होती है। ठीक है, चलिए, ये तो बहुत रिएक्शन है। तो इसको अगली है पायरोलिसिस। अब पायरोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हमारे हायर एल्केन्स होते हैं वो किसमें वो क्या हो जाते हैं, वो ब्रेक डाउन होकर के हमारे लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हायर एल्केन्स जो है वो ब्रेक डाउन होकर के लोअर एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि व्हेन हायर एल्केन्स आर हीटेड टू हाई टेम्परेचर, यानी कि हायर एल्केन को जब हाई टेम्परेचर में हीट किया जाएगा एल्यूमिनिया और सिलिका कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कौन सा कैटलिस्ट, एल्यूमिनिया और
सिलिका कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो एल्केन जो हो जाएंगे, जो एल्केन्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे लोअर एल्केन्स में या एल्कीन्स में। जैसे ये तो हमारा एल्कीन है, यहाँ पर एल्केन है, तो जब हमारे क्या है एल्केन, जो हायर एल्केन्स है उनको हीट करेंगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर में सिलिका और एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में, तो हमारे जो हायर एल्कीन्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर के लोअर एल्कीन्स या एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा एग्जांपल यहाँ पर हमें दिख रहा है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, इसको फ्रेगमेंटेशन भी बोला जाता है, क्रैकिंग बोल सकते हैं, पायरोलिसिस भी हम बोल सकते हैं। दो तीन नाम। पायरोलिसिस ऑफ द हेक्सेन गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो हेक्सेन का, अगर हम हेक्सेन का पायरोलिसिस करें हेक्सेन का, तो हमें कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो C6H12 मिल रहा है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे C4H8, C2H6, CH3, CH2, CH4, C2H4, CH4, इस तरीके से ये जो हमें एल्कीन्स और एल्केन्स मिल रहे हैं जब इनका ब्रेक होता है हाई टेम्परेचर। ये आप अब नोट कर लीजिए। चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि हम यहाँ पर एल्यूमिनियम और सिलिका ले रहे हैं, तो एल्यूमिनियम और सिलिका क्या मदद करते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, इसीलिए हमारे अलग जो है, और हमें एल्कीन और एल्कीन मिल रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इन कैटलिस्ट के मदद। अगर हम क्रोमियम या वेनेडियम ऐसे बोले, अगर हम ये, तो इनसे क्या होता है, हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आपको ध्यान रखना है कि हम जो एल्यूमिनियम सिलिका ले रहे हैं उससे हमारे कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, ठीक है। चलिए, तो अब आप नोट कीजिए इन दो रिएक्शंस को। चलिए, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस थी वो हमने पढ़ी, पहले आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद हमने रिएक्शन ऑफ स्टीम की रिएक्शन और पायरोलिसिस हमने पढ़ा, ठीक है। चलिए, अब आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि इतने डिफिकल्ट तो ये रिएक्शंस थी, ये बहुत ही इजी रिएक्शंस थी हमारे पास। अब है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ईथेन। अब ईथेन का कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे, ईथेन का, या हम बोले कोई भी किसका, एल्केन का कॉन्फॉर्मेशन देखें, सिर्फ सिर्फ जो है हमारा CH4 यानी कि मीथेन को छोड़ के, क्योंकि मीथेन का कॉन्फॉर्मेशन कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा तब हमारा कॉन्फॉर्मेशन वैसे नहीं हो सकता। अगर जो मीथेन है, मीथेन को अगर हम देखें ध्यान से, तो मीथेन में जो है दूसरा कार्बन कंपाउंड नहीं है, यहाँ पर जो है मीथेन में कॉन्फॉर्मेशन नहीं होता। कॉन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं वो दो तरह की कॉन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, दूसरा पढ़ते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। एक हम पढ़ते हैं सॉहर्स और एक पढ़ते हैं न्यूमैन, दोनों ही क्या है इंपॉर्टेंस है, और दोनों ही क्या है लगभग सिमिलर है, लगभग सिमिलर है, एकदम सिमिलर नहीं बोल सकते हम, लगभग सिमिलर है। पहले जो अब हम पहले कॉन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम सॉहर्स और न्यूमैन के बारे में पढ़ेंगे। घबराना मत कि ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्स बने तो कुछ नहीं है। चलिए, पहले जो कॉन्फॉर्मेशन होता है वो हम मीथेन मॉलिक्यूल का तो नहीं पढ़ते, उसके अलावा जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है वहां पर हम कॉन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक वो क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। कॉन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, देखो एक कार्बन ये है, ये एक कार्बन ये है, इससे 3 हाइड्रोजन है, इससे 3 हाइड्रोजन। देखो ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर इथेन लेते हैं, यह है हमारा इथेन। यहाँ पर क्या दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है ना, अगर हम इस बॉन्ड को, इस कार्बन को उठा करके यहाँ से घुमाने लग जाए यहीं पर ही, देखो इस तरीके से ये बॉन्ड है, ये एक कार्बन इस पर पे लगा है और इस पे 3 जो है हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कि वैसे यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, इस पर भी क्या है हमारे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, इस तरीके से अगर हम बोले लगे हुए हैं 3 हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले हम ये जो पीछे वाला बॉन्ड है इसको घुमा रहे हैं, इस कार्बन को सिर्फ घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, तो क्या बन रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्फॉर्मेशन हम इसी को बोलते हैं। जब रोटेट होकर के क्या बनाते हैं, ये कन्फॉर्मर्स बनाते हैं, बहुत सारे कन्फॉर्मर्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो जब ये रोटेट हो रहे हैं तो इनको रोटेट होने के लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, रोटेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी
चाहिए। तो इनको रोटेट करने के लिए जो एनर्जी होती है वो कहाँ से मिलती है, वो हमारे जो रूम टेम्परेचर में जो एनर्जी अवेलेबल होती है वही इनफ होती है। ठीक है, यानी कि एनर्जी ऑफ रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर में जो एनर्जी होती है वही क्या काफी होती है, उसी एनर्जी से ये क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। अगला जो इसके जो हैं इथेन के मतलब मीथेन छोड़ करके जो भी एल्केन है उनके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कन्फॉर्मर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके कितने नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले अभी आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। दूसरी चीज, ये कैसे अराइज होते हैं, ये बनते कैसे, मतलब जो ये कन्फॉर्मर्स होते हैं कैसे बन रहे हैं, जब क्या हो रहा है, हमारा फ्री रोटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, फ्री रोटेशन। कहाँ पर हो रहा है फ्री रोटेशन, कार्बन बॉन्ड में क्या हो रहा है, फ्री रोटेशन हो रहा है। ठीक है, तभी हमारे क्या बनते हैं, कन्फॉर्मर्स बनते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट कन्फॉर्मर्स जो है हमारे वो बनते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम ये बोलें कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ज्यादा मतलब रोटेशनल एनर्जी कहाँ पर यूज होगी, ज्यादा अच्छे से कौन रोटेट कर पाएगा बताइए। देखिए अच्छा, रोटेशन देखो किस चीज का रोटेशन होता है, रोटेशन किसका होता है, ये जो बॉन्ड है ना, जिस बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, इस बॉन्ड का रोटेशन हो रहा है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है ना, तो इस डबल बॉन्ड का रोटेशन होगा। में आया कि रोटेशन कहाँ पर होगा, जब इनका रोटेशन होगा तो देखो यहाँ पर तो क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। यहाँ पर कैसा रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। ठीक है, कैसा रोटेशन होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा यहाँ। ठीक है, तो ये आप चीजें हैं ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने न्यूमैन और सॉहर्स की। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन। अब सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और न्यूमैन क्या होता है, चलिए पहले हम न्यूमैन पढ़ लेते हैं, फिर सॉहर्स पढ़ने में हम इजी रहेंगे। न्यूमैन में क्या होता है, इन दिस मेथड द मॉलिक्यूल इज व्यूड फ्रॉम द फ्रंट अलोंग विद द कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस। अच्छा ध्यान ये रखना है, हम अभी इथेन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, इथेन के बारे में पढ़ रहे हैं। In this method the molecule is viewed from the front along the कार्बन कार्बन बॉन्ड एक्सिस, यानी कि इसको फ्रंट से देखा जाता है। यहाँ पर कैसे देखा जाता है, फ्रंट से देखा जाता है। टू कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग इन द सिग्मा बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय टू सर्कल। तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको दो सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, देखो कौन से दो बॉन्ड, एक इस कार्बन का बॉन्ड, एक इस कार्बन का बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा इन दोनों को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा वो अभी हम देखते हैं। चलिए पहले हम देख लेते कैसे करते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा इजीली हमको समझ। अब देखो दो कार्बन है ना हमारे पास, एक कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्रंट वाला कार्बन है हमारा, कौन सा कार्बन है, फ्रंट। आगे जो कार्बन देखो ये इस तरीके से, एक कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर हमारे 1 2 3 एच लगे हुए, इमेजिन कीजिए ये 3 एच लगे हुए हैं, यहाँ पर ये 3 एच लगे हुए। अगर हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो ये वाला कार्बन आगे है ना, और बैक में ये वाला कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आ रहा है। अगर हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, अगर हम इसको साइड से देख रहे हैं तो दोनों कार्बन हमें दिखाई। अभी हम अगर फ्रंट से देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल को, ये इथेन का एक मॉलिक्यूल, अगर हम इसे चाहे इमेजिन कर लें इथेन का मॉलिक्यूल, यहाँ से हम फ्रंट से देख रहे हैं ना, तो ये जो पीछे वाला जो कार्बन है ये वाला, ये तो पूरा छुप गया ना, इसके पीछे छुप गया ना। ठीक है, तो जो फ्रंट वाला ही दिखेगा ना हमें, तो फ्रंट वाले कार्बन को जो है हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और पीछे वाले कार्बन को, जो पीछे वाला कार्बन है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इस वाले कार्बन पे कितने, 3 हाइड्रोजन है, और पीछे वाले कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन है। आगे वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन है 3, तो यानी कि पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। और जो पीछे वाला जो हमारा कार्बन है
पीछे वाला जो हमारा कार्बन है उसके हाइड्रोजन को हम डॉट से रिप्रेजेंट इस तरीके करते हैं, एक हाइड्रोजन का हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हमारा पीछे, चलिए ये आगे वाला कार्बन है, ये जो डॉट है ये क्या है हमारा, ये डॉट क्या है हमारा फ्रंट कार्बन, फ्रंट कार्बन। और ये जो बड़ा गोला है ये क्या है हमारा बैक वाला कार्बन है ना, बैक कार्बन। ठीक है, अब क्या दिख रहा है इनके बीच में देखो, अब इन दोनों एच के बीच में देखो, एच के बीच में जो थीटा है वो कितना है, लगभग 0 है। क्या है, 0 है। अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दें, ये पीछे वाला जो कार्बन है ना, पीछे वाला कार्बन दिख रहा है, जिसके देखो इस तरीके से हमारा ये फ्रंट वाला कार्बन है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है वो यही है, यहाँ पर अच्छे से नहीं बना थोड़ा, तो देखो यहाँ पर ये हमारा फ्रंट कार्बन है और जो ये गोला बड़ा है ये हमारा बैक कार्बन है। अब देखो फ्रंट कार्बन में जो हमारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, देखो 1 2 3 इस तरीके से हैं, और उसके पीछे जस्ट पीछे देखो हाइड्रोजन इस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, नियरली 0 डिग्री होता है। क्या होता है, नियरली 0 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम ये जो पीछे वाला गोला है यानी कि पीछे वाला जो कार्बन है उसको घुमा दे, अच्छा दूसरी बात, इनके बीच में जो फ्रंट कार्बन है उनके बीच में एंगल कितना होता है, 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, इन हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना है, सबके बीच में 120 डिग्री, इसके भी कितना है 120 डिग्री। अब जो पीछे वाले जो क्या है कार्बन, देखो इस वाले कार्बन को देखो, ये जो बड़ा गोला है इस पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर हम इस कार्बन को थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा क्या कर दे, घुमा दे, जब हमने इस पीछे वाले कार्बन को थोड़ा सा घुमा दिया, देखो एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया, एंगल बढ़ गया ना इनके बीच का, एंगल कितना हो गया, एंगल का बढ़ गया। दिखता है यहाँ पर देखो, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कितने पास में है पास में, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, दूर है, क्योंकि हमने पीछे वाले कार्बन को क्या, अगर हम यहाँ पर ऐसे बोले कि यहाँ पर ये 2 हाइड्रोजन इस तरीके से, आगे वाले तो देखें, अगर हम 2 हाइड्रोजन इस तरीके से हैं, इसके पीछे भी सेम ऐसे ही है, इसके पीछे भी क्या है, सेम इस तरीके से ही है। ठीक है, अगर हम इसको घुमा दें तो ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, देखो पोजीशन चेंज हो रही है हाइड्रोजन की, अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसकी पोजीशन जो है, हाइड्रोजन की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी कि इनके बीच का एंगल जो है वो क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इस फॉर्म को यानी कि जब कार्बन के पीछे ही कार्बन है, देखो अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं तो आपको पीछे वाला कार्बन जो है वो नहीं दिखेगा, दिख रहा है पीछे वाला कार्बन, ये जो रेड डॉट, ये जो रेड टिप है इसकी, ये नहीं दिख रही ना, इसके पीछे पीछे वाला कार्बन नहीं दिख रहा, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है, जब इसके पीछे वाला जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, जो उससे हो जाएंगे तो वो नहीं दिखेंगे, तो वो होगी हमारी एक्लिप्स, एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स फॉर्म होगी। और जहां पर जो है इस तरीके से हमारे जो है कार्बन जो है वो जो हाइड्रोजन जो है वो दिखने लग जाएंगे, हाइड्रोजन देखो दिख रहे हैं ना हमें, दिखने लग जाएंगे, उसे बोलेंगे हम अपनी स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना समझ में आया, इसे बोलेंगे एक्लिप्स फॉर्म, जब कार्बन के पीछे क्या है, कार्बन, और हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन के पीछे ही हाइड्रोजन है, क्या हो रहा है वो, हमें एंगल क्या है, नियरली इनके बीच का 0, हम इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को बोला जाएगा एक्लिप्स फॉर्म, और जहां पर हमारा हाइड्रोजन देखो एंगल चेंज किया उसने, अब हमें यहाँ पर हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ये आगे वाले कार्बन के, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं और बैक कार्बन के हाइड्रोजन, तो उस फॉर्म को बोलेंगे स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है, अब दोनों फॉर्म में से ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होगी, यहाँ पर जो है हमारा ये जो हाइड्रोजन के क्या होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, और पीछे वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल ज्यादा नहीं है, यहाँ पर रिपल्शन होगा, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ पर रिपल्शन कम होगा, जहां पर रिपल्शन ज्यादा होता है वो क्या होती है, हमारी लेस स्टेबल फॉर्म होती है, और जहां पर रिपल्शन कम होता है वो हमारी ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है। ना समझ में आया, चलो दोबारा से हम इसको देख लेते हैं एक बार। हमने क्या कहा, ये हमारा फ्रंट कार्बन है और ये हमारा बैक कार्बन है। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन में देखो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, पहली हाइड्रोजन ये है, ये रही हमारी दूसरी हाइड्रोजन, और ये रही हमारी तीसरी हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन। जबकि जो बैक कार्बन है हमारा, उस पर भी 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखो दिख रही है तीनों हाइड्रोजन, यानी कि ये हमारी कौन सी फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर एंगल देखो हमने लगभग 60 डिग्री से एंगल, देखो ये इनके बीच का 120 डिग्री एंगल था ना, तो इसके आधे पे है ना ये, तो यानी कि यहाँ पर इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, किसके एंगल, जो पीछे वाले हाइड्रोजन को हमने
थोड़ा सा क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री से हमने क्या कर दिया, इसको रोटेट कर दिया है और ये क्या बन गई है, इसकी स्टैगर्ड फॉर्म। यहाँ पर इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा नहीं, ये फॉर्म क्या है, ज्यादा मोर स्टेबल है। क्या है, मोर स्टेबल, ये है हमारी फॉर्म। जबकि यहाँ पर देखिए, जहां पर कार्बन के फ्रंट कार्बन है और जो हमारा हाइड्रोजन है वो भी क्या है, हाइड्रोजन के पीछे ही है, फ्रंट कार्बन के हाइड्रोजन के क्या है, पीछे ही हमारे बैक कार्बन के हाइड्रोजन है। तो उनके बीच का एंगल क्या है, नियरली 0 डिग्री है। इस वजह से क्या है, वहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे। तो इस फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, ये फॉर्म हमारी एक्लिप्स फॉर्म आ रही है। चलिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि देखो, जब हम रोटेट करेंगे तो क्या हम सिर्फ इतना ही रोटेट करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो आ सकता था, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ सकता है। इसीलिए हमने क्या बोला कि इनके क्या होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बनते हैं। तो हम यहाँ पर एंगल कितना भी हम घुमा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर 60 डिग्री तक घुमा दिया तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम और कन्फर्मर्स बना सकते हैं, जहां पर हाइड्रोजन यहाँ पर आए, एक बार हाइड्रोजन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, हाइड्रोजन हमारा कहीं पर भी आ सकते हैं, यानी कि कितने भी डिग्री का हम घुमा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने 60 डिग्री का घुमाया, हम इसको 30 डिग्री घुमा सकते हैं, 20 डिग्री घुमा सकते हैं, 35 डिग्री घुमा सकते हैं, 75, 85, 90 डिग्री घुमा सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी हम घुमाएंगे उतने ज्यादा उसके कन्फर्मर्स बनते जाएंगे। इसलिए हमने स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था तो क्या बोल रहे थे हम कि जो सिर्फ मीथेन को छोड़ करके जो भी हमारे एल्केन्स होंगे उनके क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स बनेंगे। ये आपको समझ में आया कि स्टैगर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्लिप्स फॉर्म कैसे होती है। फ्रंट कार्बन क्या है, बैक कार्बन क्या है। कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बैक कार्बन को हम जो है सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए, तो ये आप इतना नोट कीजिए, उसको अभी हम पढ़ते हैं। चलिए, बाकी जो है ये जो पढ़ना है हमें, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। और अभी तो हमने न्यूमैन देखा, इसको हम थोड़ा और रिप्रेजेंटेशन जो हमारी उसको भी हम डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, समझिए, जो भी हमने आज रिएक्शंस पढ़ी हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और बार बार जो है रिविजन कीजिए। चलिए, मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।